इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। लेकिन उसकी बात सुनते ही वसुंधरा को उस पर बहुत गुस्सा आया और वह उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसे जोर का धक्का देते हुए बोली, होते कौन हैं आप मेरे कपड़ों पर उंगली उठाने वाले? होते कौन हैं आप मुझे इस तरह से जज करने वाले? ये मेरी ज़िंदगी है और मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी पहनूं और कुछ भी नहीं। इससे आपका कोई मतलब नहीं है और आपका कोई अधिकार नहीं बनता मुझे इस तरह से कुछ भी कहने का। कहकर वसुंधरा रोने लगी क्योंकि संस्कार का उस पर इस तरह से उंगली उठाना वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। संस्कार धक्का लगने की वजह से उससे कुछ कदम की दूरी पर तो हुआ, लेकिन फिर जल्द ही उसके पास आकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से हटाते हुए बोला, शायद तुम भूल रही हो कि तुम कौन हो धरा। तुम अब वसुंधरा नहीं बल्कि वसुंधरा संस्कार ठाकुर हो। तुम मेरी पत्नी हो, समझी तुम? और तुम्हारा पति होने के नाते मेरा तुम पर हक भी है और ये फ़र्ज भी कि तुम्हें हर गलत चीज़ से दूर कर दूं। उसकी बात सुनकर वसुंधरा ने अपनी नमी भरी आंखों से उसे देखा और फिर उसने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखकर तिरछा सा मुस्कुराई और बोली, तो फाइनली आपको याद आ ही गया कि आपकी कोई पत्नी भी है, जिस तरह आपके कुछ हक भी हैं और फ़र्ज भी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैं आपकी कोई भी नहीं हूँ, कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच में। आपने ही कहा था ना, यह सब तो फिर आप कैसे भूल गए? संस्कार उसे समझाते हुए बोला, आखिर हुआ क्या है तुम्हें धरा, जो इस तरह की बातें कर रही हो तुम? मानता हूँ कि इस शादी को मैं नहीं मानता था, मानता हूँ कि मैंने तुमसे यह सब बातें भी कही की, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जो गलती इंसान अपने जीवन में एक बार कर ले तो उसे ज़िंदगी भर का धोता रहे। वसुंधरा संस्कार से बोली, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको भी यह गलती ज़िंदगी भर तक ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी इस गलती के बोझ से मुक्त हो जाइए, तलाक दे दीजिए आप मुझे। उसकी बात सुनते ही संस्कार का गुस्सा अपनी हद पार कर गया और गुस्से में उसका हाथ वसुंधरा पर उठ गया। वसुंधरा ने ही जैसे ही यह देखा, उसने अपने चेहरे के आगे अपने दोनों हाथ कर लिए। उसे इस तरह से देखकर संस्कार का हाथ हवा में ही रह गया और उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और उसे कसकर भींच ली। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि गुस्से की वजह से उसके हाथ की सारी नसें उभर कर नजर आने लगी थी और चेहरे की नसें भी तन गई थी। वह अपना गुस्सा वसुंधरा पर तो नहीं निकाल सकता था, लेकिन उसका गुस्सा बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उसने अपनी कार में जोर का मुक्का मारा और अपने दांत पीसते हुए बोला, आज तो तुमने यह बात कह दी है धरा, लेकिन आज के बाद गलती से भी यह बात अपने मुंह से मत निकालना। शादी ब्याह ना तो पहले मेरे लिए खेल थे और ना ही आज है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं था धरा, शायद खुद से नाराज़ था और तुमसे दूरी की वजह कुछ और थी, जिसे शायद तुम भी जानती हो लेकिन समझना नहीं चाहती, और अब मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहता हूँ। वसुंधरा अब संस्कार की बातों से इरिटेट होने लगी थी। वह फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं यह मैं नहीं जानना चाहती हूँ संस्कार, बस आप मुझे मेरे काम पर जाने दीजिए, क्योंकि अगर यह नौकरी छूट गई तो हमें दूसरी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलेगी। कहकर वो फिर से जाने लगी तो संस्कार ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और अपने पास करते हुए बोला, तुम्हें शायद एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती है। मैंने कहा घर चलो तो घर चलो। वसुंधरा फिर उससे छूटने का कोशिश करते हुए बोली, या मुझ पर हुक्म चलाना बंद कीजिए, क्योंकि आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ। संस्कार ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानने वाला हूँ? वसुंधरा उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी तो वह बोला, मैंने कहा तुमसे घर चलो तो मैं अब तुम्हें घर लेकर ही जाऊँगा। कहकर उसने उसका हाथ पकड़ा और कार का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठाते हुए बोला, पहले तो मैं नहीं चाहता था कि तुम इस तरह के कपड़ों में घर जाओ और घर वाले तुम्हें इस तरह से देखकर बातें बनाएं, लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो जरा,
आज के बाद तुम और सुहानी कोई नौकरी नहीं करोगी। या मैंने कह दिया तो बस कह दिया। यह मेरा आखिरी फैसला है और मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश कभी मत करना। वहीं वसुंधरा को यह समझ नहीं आ रहा था क्या संस्कार को हुआ क्या है। आज अचानक से वह उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है, और अगर उसे उसकी इतनी परवाह थी तो वह पिछले 4 सालों से कहाँ था। वो उस वक्त उसके पास क्यों नहीं आया जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्यों उसने पिछले 2 सालों से उसकी खैर खबर तक नहीं ली। एक बार पलट कर यह भी नहीं देखा कि वह जिंदा है या मर गए। वो हैरान परेशान थी, उसके चेहरे को देखे जा रही थी। तो वहीं संस्कार ने एक बार भी उसकी तरफ नजरें तक नहीं की और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके घर की तरफ ले चला। जब वसुंधरा को यकीन हो गया कि वो उसे सीधा घर ले जा रहा है तो वो धीरे से और हिचकिचाते हुए बोले, मैं ऐसे कपड़ों में घर नहीं जाऊंगी। संस्कार ने झटके से अपनी गाड़ी रोकी और अपनी गहरी आंखों से उसे देखने लगा तो वसुंधरा ने शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन नीचे झुका ली। संस्कार ने उसे इस तरह से देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई और वह वसुंधरा के थोड़ा नज़दीक आकर तो वसुंधरा अपनी सीट पर बैठे हुए ही कुछ पीछे को हो गई। इस तरह से पीछे ज़्यादा देखकर संस्कार को कुछ बुरा लगा, लेकिन फिर वह अपनी जगह रुक गया और वसुंधरा के चेहरे पर आई हुई बलों की एक टक को फूंक मारते हुए वसुंधरा से बोला, तो तुम अब क्या चाहती हो। हानि भी कुछ कदम आगे आई और उसे गुस्से से घूरते हुए उतने ही गुस्से में बोले, विष्ट को विष्ट कहने के लिए हिम्मत में बोली, विष्ट को विष्ट कहने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती है और मेरी लाइफ में तुम बिल्कुल एक विष्ट की तरह ही हो जिसने मेरी मासूम मोहब्बत को अपने पैरों तले रौंद डाला। और तुम छोड़ो ये सब, पहले ये बताओ तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूँगी। इस वक्त उसकी आवाज़ में गुस्से के साथ साथ नफ़रत भी थी, जिसे समय बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। इस वक्त सुहानी के चेहरे में जरा भी मासूमियत नज़र नहीं आ रही थी, जो पहले हमेशा ही उसके चेहरे पर नज़र आती थी। समय भी गुस्से से उसके और करीब होते हुए बोला, नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। शायद तुम भूल रही हो कि यह कमरा ही नहीं बल्कि यह पूरा घर हमारा है और मेरा जब मन करेगा मैं वहाँ आऊँगा, मुझे रोक नहीं सकती हो। सुहानी ने खुद को शांत किया और बोली, देखो मिस्टर समय ठाकुर, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ कोई भी बहस नहीं करना चाहती हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि यह पूरा घर और यह कमरा तुम्हारा है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो कि इस कमरे में रहने की हर महीने कीमत वसूल करती हैं तुम्हारी माँ हमसे, और जब हम यहाँ रहने का किराया देते हैं तुम इस कमरे पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते, इसलिए अब चुपचाप निकलो यहाँ से। यह सुनते ही समय हैरान हो गया और उसकी जुबान बंद पड़ गई। उसे इस तरह से खामोश और हैरान देखकर सुहानी मुस्कुराई और बोली, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है समय, तुम एक बिष्ट हो तो तुम्हारी माँ भी उससे कुछ कम नहीं है। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को लगता है कि हम यहाँ मुफ्त में रहते हैं और मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ इतनी दयावान नहीं है कि वह हम जैसी बेसहारा और बिना माँ बाप की लड़कियों को अपने घर में मुफ्त में पनाह दे। वह हमसे यहाँ रहने का हर महीने किराया लेती हैं, बल्कि यही नहीं, वह हमसे इस घर में रहने का खर्चा भी लेती हैं, जिसे मैं और मेरी बहन बिना किसी शिकवे शिकायत के उनके हाथ में हर महीने रख देते हैं। इसलिए आज के बाद ये अपना घर होने की धौंस मुझ पर तो जमाना ही मत, क्योंकि तुम अपने भाई की तरह हो या नहीं, या तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी बहन वसुंधरा की तरह नहीं हूँ, जो हर किसी की ज्यादती को बिना किसी शिकवे शिकायत के बर्दाश्त कर जाएगी। जैसी वसुंधरा को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई तो वसुंधरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसने उसके हाथों की मुट्ठियाँ उसके स्कर्ट पर कस गई। यह देखकर संस्कार के ओठों की मुस्कुराहट और ज़्यादा बड़ी हो गई
और वह उसे देखता हुआ ही हल्का सा उससे दूर हो गया। वसुंधरा को भी जब एहसास हुआ कि अब संस्कार उससे थोड़ा सा दूर है तो उसने अपनी नज़रें खोलकर उसे देखा तो वह फिर से बोला, बोलो क्या चाहती हो तुम? घर जाना है या फिर सारी रात गाड़ी में ही बिताने का इरादा है? वसुंधरा अब भी कुछ नहीं बोली, बस खामोश से उसे देखती रही। तो संस्कार फिर से बोला, किसी मॉल में चलें, तुम्हारे लिए वहाँ से कुछ कपड़े ले लेंगे, फिर तुम वहाँ चेंज कर लेना और फिर हम घर चलेंगे। वसुंधरा उसके साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसे रोकते हुए बोली, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस गाड़ी वापस कैफ़े की तरफ ले लीजिए, क्योंकि मेरा बैग भी वहीं पर है और उसमें मेरा सारा सामान और बुक्स भी है जिनकी मुझे ज़रूरत है, और मैं वहीं पर अपने कपड़े भी। वसुंधरा आगे की बात नहीं कह पाई क्योंकि संस्कार की बोलती नज़रों ने उसे कुछ कहने ही नहीं दिया। वो जब उसकी नज़रों का ताप नहीं सह सकी तो उसने अपनी नज़रें फिर से झुका ली। संस्कार ने एक नज़र फिर से उसे देखा और मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर ठीक से बैठकर गाड़ी वापस कैफ़े की तरफ मोड़ ली और बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम कभी एक बार में मेरी बात मानती ही कहाँ हो। अगर तुम पहले ही मेरी बात मान जाती तो हमें दोबारा तो वहाँ नहीं जाना पड़ता। कहकर वो तो चुप हो गया, लेकिन उसने वसुंधरा के दिल में खलबली जरूर मचा दी थी। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस अपना ध्यान उस पर से हटाने के लिए खिड़की से बाहर देखती रही। पहले वो लोग कैफ़े गए और उसके बाद घर पहुंचते ही वसुंधरा उसकी कार से उतरकर नीचे की तरह अंदर चली गई। उसने एक बार भी पलटकर संस्कार की तरफ नहीं देखा और ना ही उसने कुछ बोली, लेकिन उसकी ये खामोशी संस्कार को बहुत परेशान कर रही थी। इधर सुहानी रात को देर से घर वापस आई तो वसुंधरा ने उसे खाने का पूछा, लेकिन सुहानी ने उसे कहा कि वह खाना खाकर आई है। तो वसुंधरा अपने कमरे में चली गई और सुहानी अपने कमरे में आकर फ्रेश हुई थी। तभी उसकी फ्रेंड का फ़ोन बजने लगा। उसने अपना फ़ोन पिक किया और बेड पर बैठकर आराम से अपने फ्रेंड से बातें करने लगी। उसी वक्त उसके कमरे के बाहर से समय गुजर रहा था कि उसके कानों में सुहानी की बातें पड़ी, जिसे सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए और वह दरवाजे के पास खड़ा होकर ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। सुहानी फ़ोन पर अपनी फ्रेंड से बोली, हाँ यार, आज तूने उस नए प्रोफेसर को देखा? वह कितना स्मार्ट था और उसकी आवाज़ कितनी सुरीली थी ना। ऐसा लग रहा था जैसे सारा दिन बस वही क्लास लेता रहे और मैं उसे वहीं बैठकर यूं ही निहारती रहूं। और उसकी आंखें कितनी कातिल लग रही थी, और जब भी नज़र उठाकर मेरी तरफ देखता था ना, तो मुझे लग रहा था जैसे मेरा दिल ही निकलकर बाहर आ जाएगा। कहते हुए वो बेहद खुश थी। फ़ोन पर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। सुहानी अब बेड पर उल्टा लेट गई और अपने पैरों को ऊपर की तरफ करके हिलाते हुए अपनी फ्रेंड से फिर से बोली, हाँ यार, उसकी तो हर अदा ही कातिल थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं कहीं बेहोश ही ना हो जाऊं। उसे देखकर तो ना जाने मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। सुहानी इस बात से बेखबर की समय उसकी बातों को सुन रहा है। बड़े मज़े से अपने फ्रेंड से अपने कॉलेज में आए नए प्रोफेसर के बारे में बातें किए जा रही थी और उसकी बातें सुनकर बाहर खड़े हुए समय का खून खौल रहा था। उसे इस वक्त उस प्रोफेसर से ज़्यादा गुस्सा सुहानी पर आ रहा था। इधर सुहानी उससे बेखबर होकर उस लड़की से जमकर तारीफ़ कर रही थी। सुहानी उस लड़के की तारीफ़ करते हुए बोली, यार, तूने उसकी बॉडी देखी थी? कितनी फिट थी। उसे तो देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह प्रोफेसर है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड का एक्टर गलती से हमारे कॉलेज में आ गया हो। यार, मैं तो उसे देखते ही फ्लैट हो गई। मुझे तो उस पर क्रश हो गया है। मैं तो वो इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले एक जीरो की आवाज़ उसके कान में पड़ी और समय उसका नाम लेकर चिल्लाता उसके कमरे में आ गया। सुहानी इस वक्त वह बेहद गुस्से में लग रही थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसे इस तरह से देखकर सुहानी जल्दी से अपने बेड पर सीधी होकर बैठ गई और दरवाजे पर खड़े समय को बेयकीनी से देखने लगी।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस समय उसके कमरे में आ जाएगा। वह अभी भी हैरान परेशान सी समय को देख रही थी कि तभी उसके कानों में हेलो हेलो की आवाज़ आई तो वह होश में आई और अपने फ्रेंड से बोली, मान्या मैं तुझसे थोड़ी देर बात करती हूँ। मान्या नाराज़गी से बोली, लेकिन क्यों यार, कितना मज़ा आ रहा था बातें करने में। सुहानी समय को घूरते हुए बोली, मज़ा तो आ रहा था लेकिन हमारे मज़े में खलल डालने के लिए एक विष्ट मेरे कमरे में आ गया है। पहले मैं ज़रा उससे निपट लूँ फिर तुझसे बात करती हूँ, कहकर उसने मान्या की बात सुने बिना फ़ोन काट दिया। समय को उस पर तो पहले ही गुस्सा आ रहा था, ऊपर से जब उसने खुद के लिए उसके मुंह से विष्ट शब्द सुना तो उसका मुंह गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। वह आगे आया और अपनी गुस्सा उगलती आंखों से उसे घूरते हुए उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे विष्ट कहने की। सुहानी की बात सुनकर समय अभी भी बहुत पसोपेश में फंस गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था सुहानी सच कह रही है या गलत। उसकी बड़ी माँ सुहानी और वसुंधरा से यहाँ रहने का किराया और खर्चा लेती हैं। यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी, लेकिन सुहानी उससे झूठ बोल रही थी इस बात की भी कोई ठोस वजह उसके पास नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था किसका यकीन करे और किसका नहीं। वह खामोश सा खड़ा था। तभी सुहानी फिर से बोली, शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया, जाओ यहाँ से और आगे से मेरे कमरे में आने से पहले 100 बार सोचना और बिना नॉक किए तो आना भी मत। समय ने एक नज़र सुहानी को गौर से देखा और फिर वहाँ कुर्सी पर पड़े हुए उसके दुपट्टे को वह उस कुर्सी के पास गया तो सुहानी उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। समय ने उसके दुपट्टे को उठाया और उसके दोनों कंधों पर डालते हुए बोला, आज के बाद जब भी कोई तुम्हारे सामने आए तो सबसे पहले अपने दुपट्टे को अपने साथ रखना, क्योंकि सबकी नज़रें सही नहीं हो या ज़रूरी नहीं होता। सुहानी कहकर समय तो चला गया था, लेकिन सुहानी अब भी खड़ी हुई उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही समय है जो उसका दिल इस कदर तोड़ कर गया था। लेकिन फिर उसने अपना सिर झटका और समय का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर दोबारा से मान्या को फ़ोन लगाकर उससे बातें करने लगी। 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए। ना तो संस्कार और वसुंधरा की ही मुलाकात हो पाई और ना ही सुहानी ही समय के सामने आई। लेकिन संस्कार के मना करने के बावजूद भी सुहानी और वसुंधरा ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी और इस बात से समय और संस्कार दोनों ही वाकिफ़ नहीं थे। ऐसे ही एक दिन संस्कार के ऑफिस में संस्कार और समय दोनों ही इस वक्त संस्कार के केबिन में थे और संस्कार किसी सोच में डूबा था। समय अपनी दोनों उंगलियों के बीच पेन को घुमाते हुए संस्कार से बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, भाई की बड़ी माँ सुहानी और वसु भाभी से हर महीने यहाँ रहने का किराया लेती हैं और यही नहीं, वह उनसे घर खर्च भी लेती हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। संस्कार जो किसी सोच में डूबा था वह भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि माँ ऐसा कर सकती हैं, लेकिन अगर सुहानी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा है। वह बेवजह झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि माँ को ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तुम जानते हो समय मैं शुरू से सुहानी और धरा के हर खर्चे के लिए पूरे पैसे उन्हें हर महीने टाइम पर भेज देता हूँ, तो फिर उन्होंने आज तक वह पैसे सुहानी और धरा को क्यों नहीं दिए? क्यों वो उनसे पैसे लेती हैं, जबकि वो यह बात अच्छी तरह से जानती हैं कि उन दोनों का हमारे अलावा और कोई भी नहीं है और इस वक्त वो लोग पढ़ाई कर रही हैं। और तो और ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि यह बात आज तक घर में किसी को पता नहीं चल पाई। क्यों धरा और सुहानी ने आज तक यह बात किसी को नहीं बताई? वह तो अच्छा हुआ कि सुहानी ने तुम्हें गुस्से में सब कुछ बता दिया, वरना तो यह सच हमें कभी नहीं पता चलता। और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह सब आखिर हो क्या रहा है। समय वो पेन टेबल पर रखते हुए बोला, भाई बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मैंने इन दिनों घर में रहकर यह नोटिस किया है कि बड़ी माँ और माँ
दोनों का ही व्यवहार वसु भाभी और सुहानी की तरफ बहुत ज़्यादा खराब है। वो वसु भाभी से सारे घर का काम कराती हैं और घर में उन्हें नौकरानी की तरह ही ट्रीट करती हैं। वो तो सुहानी पर उनका बस नहीं चलता, वरना वह सुहानी के भी साथ भी यही सब करे। संस्कार को उसकी बात सुनकर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इतने दिनों से घर पर रहकर उसने भी कहीं ना कहीं यह बात नोटिस कर ली थी कि बबीता जी उसके सामने तो धरा को कुछ नहीं कहती, लेकिन आगे पीछे उसे सुनाने से पीछे भी नहीं रहती थी। वह हर वक्त वसुंधरा को घर का काम करते ही देखता था, लेकिन उसके लिए अब भी यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी खुद की माँ इस तरह का बर्ताव उसकी पत्नी के साथ कर सकती हैं। समय ने उसे इस तरह से खोया देखा तो बोला, भाई आप क्या सोच रहे हैं? संस्कार, सोच रहा हूँ कि अगर हम दोनों घर वापस नहीं आते तो हम दोनों को कुछ भी पता नहीं चलता और न जाने यह सब कब तक चलता रहता। समय उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो संस्कार अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, अब तक तो काफ़ी कुछ गलत हो चुका है, लेकिन अभी गलत को ठीक कैसे किया जाए या मुझे समझ नहीं आ रहा है। समय बहुत ही गंभीर होकर बोला, भाई आप भाभी को अपने साथ रखना शुरू कर दीजिए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। संस्कार कुछ सोचते हुए बोला, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि कहीं मेरी वजह से उसका करियर ना खराब हो जाए, इसलिए मैंने खुद को रोक रखा है। समय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाभी का करियर ठीक करते करते उनकी ज़िंदगी खराब हो जाए। शायद आपने नोटिस नहीं किया है कि वह घर में किसी की भी बात का जवाब नहीं देती हैं। बड़ी माँ होने कितना गलत गलत बोलती हैं और वह चुपचाप सुनती हैं। यह ठीक नहीं है भाई, आपने शादी की है उनसे, क्या आपकी पत्नी होने की इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें? संस्कार बोला, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, समय की धरा की इस चुप्पी का आखिर क्या कारण है? और इस बार जब से मैं घर आया हूँ तब से ना जाने क्यों मुझे धरा के बर्ताव में कुछ ज़्यादा ही अजीबपन लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता और वह अपने अंदर दबाए बैठी है। इस बार तो मैं पूरे 1 साल बाद घर लौटा हूँ, लेकिन जब मैं पिछली बार आया था तब भी वह यहाँ थी ही नहीं। वो तो अपने कॉलेज के असाइनमेंट की वजह से बेंगलोर गई हुई थी, तो मैं उससे मिल नहीं पाया था। जब से मैंने रहने के लिए दूसरा अपार्टमेंट लिया है तब से मुझे उसकी नज़रों में खुद के लिए एक बेगानापन ही नज़र आता है। समय संस्कार को देखते हुए बोला, अगर ऐसी ही बात है भाई तो आप उनसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते हो? संस्कार फीका सा मुस्कुराते हुए बोला, बात तो मैं तब करूँगा जब वह मेरे सामने आएगी। वह तो मुझे से बचने के ऐसे बहाने ढूंढती है जैसे मैं उससे खा जाऊँगा। समय संस्कार के पास आते हुए बोला, भाई वह आपकी पत्नी है, उनकी हर परेशानी आपकी है, तो अब आपको ही देखना है कि आपको यह सब कैसे ठीक करना है। संस्कार कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं जब अब बात करता हूँ, सबसे देखता हूँ आगे क्या होता है, लेकिन कुछ भी करके इस प्रॉब्लम का सलूशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं धरा को इस हालत में तो नहीं देख सकता। मैंने उसे खुद से अलग इसलिए किया था ताकि वह इस शादी को अपने कैरियर पर हावी ना होने दे। समय, अगर ऐसा ही था भाई तो आप उनसे बात करके भी तो उन्हें खुद से दूर कर सकते थे। संस्कार बोला, अगर ऐसा हो सकता तो मैंने ये रास्ता अपनाया ही नहीं होता। समय, तुम्हें क्या लगता है कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार करके मुझे बहुत खुशी मिली थी? नहीं, मुझे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन उस वक्त उसका मुझसे दूर रहना ही बेहतर था, क्योंकि इस नए रिश्ते की वजह से वह अपने लक्ष्य से भटकती जा रही थी और साथ में मैं भी अपने काम से दूर होता जा रहा था। इस अनचाही शादी के बाद भी 1 साल में इस घर में रहा था ना समय, और इस पूरे 1 साल में मैंने देखा था कि वह किस तरह से मेरा ख्याल रखने लगी थी। हर वक्त बस मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती थी और उसकी आंखों में मुझे खुद के लिए प्यार और दीवानगी नज़र आने लगी थी। वह उम्र के जिस पड़ाव में थी, अगर मैं प्यार से उसे ये बातें समझाता तब
तब भी उसे समझ नहीं आती और वह मुझसे दूर होने के लिए नहीं मानती। इसलिए मैंने उससे खुद से दूर रखने के लिए यह रास्ता अपनाना पड़ा, जिसमें सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि मुझे भी दुख पहुंचा था। बस फ़र्क इतना था कि उसका दुख सबको नज़र आया और मेरा किसी को भी नहीं। उसके कैरियर पर कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए ना चाहते हुए भी खुद को उससे दूर किया, वो भी उसका दिल तोड़कर। मैंने तो ये सब उसके भले के लिए किया था, लेकिन अगर मुझे पता होता कि उस घर में उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है तो मैं उसे कब का यहाँ से ले गया होता। समय तो अब ले जाइए भाई, अभी भी देर नहीं हुई है। संस्कार उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, चल अब थोड़ा सा ऑफिस का काम भी कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई घर की। कहकर वो दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं। संस्कार का बर्ताव वसुंधरा के लिए बहुत बदल चुका था। इस बार जब से घर आया था वसुंधरा के आसपास रहने की कोशिश करता था, लेकिन वसुंधरा की थी उससे उतना ही दूर भागती थी। वसुंधरा को समझ नहीं आ रहा था कि संस्कार इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है, जबकि वह बहुत पहले भी उन दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से नाकार चुका है। तो फिर वह इस रिश्ते एक उम्मीद क्यों जगा रहा है। इस बार जब से इस घर में वापस आया है, तब से हर वक्त वसुंधरा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो इस बात को नोटिस कर रही थी कि जब भी बबीता जी या फिर रजनी जी जब भी उसके आसपास होती थी तो संस्कार या समय दोनों में से कोई भी वहाँ अचानक से आ जाता था, जिस वजह से बबीता जी और रजनी जी उसे कुछ भी नहीं कह पाती थी। वसुंधरा बहुत देर से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी और एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जब बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई तो वो बिस्तर से खड़ी हुई और अपने कमरे की खिड़की पर बैठकर आसमान में देखने लगी और कुछ सोचने लगी। वो संस्कार के आजकल के बर्ताव को याद करते हुए खुद से बोली, यह सब आप क्या कर रहे हैं संस्कार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हैं आप यह सब? क्यों मुझे एक बार फिर से यह एहसास दिला रहे हैं कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हूँ? क्यों मुझे यह सब करके खुद की तरफ खींचना चाह रहे हैं आप? 2 साल बाद अचानक से क्यों आए हैं आप? पिछले 3 सालों से आपकी इस बेरुखी और नफ़रत को बर्दाश्त कर रही थी ना मैं, तो फिर क्यों मुझे अपनापन दिखा रहे हैं आप? और आपको तो मुझसे प्यार था ही नहीं, तो फिर अचानक से आपका प्यार कैसे जाग गया? और अगर आपको मुझसे प्यार था तो यह प्यार तब कहाँ गया था जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? तब आप क्यों मुझे अपने परिवार के भरोसे छोड़कर चले गए थे? सिर्फ 1 साल रहे आप मेरे साथ इस घर में। तब हम पति पत्नी होते हुए भी पति पत्नी नहीं थे, लेकिन दोस्त तो थे। पर उस 1 साल में इतना कुछ बदल गया कि पति पत्नी का रिश्ता तो दूर की बात, आप तो हमारा दोस्ती का रिश्ता भी भूल गए। और जब आप सब कुछ भूल चुके थे तो फिर क्यों आए आप अब यहाँ पर? क्यों फिर से मेरे दिल के जख्मों को हरा करना चाहते हैं? क्यों? यह कहकर वह रोने लगी और रोते रोते अपनी अतीत की यादों में एक बार फिर से खो गई। दोस्तों, आगे की कहानी में हम देखेंगे वसुंधरा के अतीत का राज। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नमस्कार।